Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So today we are going to complete and prepare our objective part for CS 205, that is इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इसकी जो है वो मिड टर्म में बेसिकली आपके फर्स्ट 6 वीक्स जो हैं फ्रॉम एलएमएस वो इंक्लूडेड हैं। तो ओवरऑल 105 106 मतलब इतने टॉपिक्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो है वो मतलब पूरे टॉपिक्स में से ये एमसीक्यूज़ हैं। एंड मेक श्योर करें कि इन एमसीक्यूज़ को एक अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। उसके अलावा इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई कोई एमसीक्यू इस तरह का होगा जो मैंने इस तरह बनाया, लाइक एक स्लाइड में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि वो स्लाइड्स ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उनमें से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं और बाकी आपने स्लाइड्स वो वाली जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द वीडियो वो मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉलोज़ डैश स्टेप मेथडोलॉजी, राइट। लाइक आपके पास जो सिक्योरिटी हार्डनिंग का पूरा प्रोसीजर है वो कितने स्टेप्स होते हैं उस पूरे पूरे प्रोसीजर में। तो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज़ 8। और ये हमने लाइक काफ़ी सारी स्लाइड्स में जो है वो देखा था कि पूरे ओवरऑल जो हैं वो 8 स्टेप्स होते हैं। और लाइक जिसमें जो है वो हम स्टार्ट करते हैं लाइक फर्स्ट स्टेप जैसे आपके पास है कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, फिर रिसर्च, फिर चेकलिस्ट बनानी होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 8 स्टेप्स जो हैं वो आपने सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल इसका जो एमसीक्यू है दैट इज़ यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास 8 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन बाय। अच्छा, अब जो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन वन ऑफ द स्टेप्स है सिक्योरिटी हार्डनिंग का, वो कौन कैरी आउट करता है, लाइक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वैलिडेशन परफॉर्म करनी है कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन की। सो द ऑप्शंस आर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीनियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। तो बेसिकली कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन को वैलिडेट कौन करता है, कौन कैरी आउट करता है उसकी वैलिडेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटरिंग कंटेन्स दीज स्टेप्स एक्सेप्ट। अब अगेन ये एक स्टेप है, जो 8 स्टेप्स आपके पास हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें जो ये स्टेप है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटरिंग। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इस एमसीक्यू में वो ऑप्शन बतानी है जो इसका स्टेप नहीं है, जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है मॉनिटर क्लोजली फॉर 24 to 48 आवर्स आफ्टर मूविंग टू प्रोडक्शन, रोल बैक इन केस ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, आईटी टीम, एसओपी फाइनलाइज्ड एंड नाउ ऑपरेशंस टास्क, या फिर अपडेट चेकलिस्ट विद स्टेटस कॉलम। तो ये जो अपडेट चेकलिस्ट विद स्टेटस कॉलम है वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन वाले इस फेज़ में जो है वो कैरी आउट नहीं किया जाता, ठीक है। ये अपर स्टेप्स में हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो अपडेट चेकलिस्ट विद स्टेटस कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास एब्रीविएशन आ जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो CS 205 हमारा सब्जेक्ट है उसमें एब्रीविएशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ उनमें से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ISMC स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पे कमेटी और काउंसिल में भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन या इंटरनेट, ये टर्म्स अक्सर ही एब्रीविएशंस में यूज़ होंगे, तो इसलिए थोड़े से ये रिजेंबल भी कर रहे हैं और इसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है। मेक श्योर कि आपको ये एग्जैक्टली पता हो कि ISMC स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ अकाउंट लॉकआउट फीचर इज़ वैल्यू इज़ सेट टू 0 ऑन MS 2012 मेंबर सर्वर देन। अच्छा, अब ये बेसिकली एक बेंचमार्क कह लें, या मतलब एक सिक्योरिटी का जनरल टाइटल है कि अगर अकाउंट लॉकआउट फ़ीचर की वैल्यू हम 0 पे सेट कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लाइक MS 2012 में अगर अकाउंट लॉकआउट फ़ीचर की वैल्यू हम या कोई भी यूज़र लाइक 0 पे अगर सेट कर देता है, तो इसका ये मतलब होगा कि फिर जो उस अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर है या उस पूरे सिस्टम को जो ऐसे कंट्रोल कर रहा है, उसको जो है उसके लिए लाजमी हो जाएगा कि अब वही कर सकते हैं अनलॉक अकाउंट को, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी हम ज़्यादा अच्छी अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज़ द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो जैसे लाइक हमने अगर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी होती है कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूल्स और प्रोसीजर्स ऐसे कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, ये जो है वो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपके पास ट्रेनिंग। उसके अलावा प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और पॉलिसी जो है वो कुछ टेक्निक्स कह लें या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम सिलेबस में आगे मतलब कवर भी करना है। लेकिन यहाँ पे अगर अवेयरनेस की बात करें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस में क्या चीज़ आ जाती है, तो हम ट्रेनिंग के ज़रिए से जो है वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज चेक कंटेंट एक्सप्लेन अबाउट रूल इन डीजा स्टिग। अब जो डीजा स्टिग है उसमें हमने डिफरेंट कंट्रोल कंटेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। उसमें अब एक आपके पास ऑप्शन है चेक कंटेंट, या कह लें कि एक उसका पार्ट है चेक कंटेंट डीजा स्टिग की फाइंडिंग का, ठीक है। अब चेक कंटेंट में हमने लाइक अगर लेक्चर्स आपने लिए हों तो आपको पता होगा कि चेक कंटेंट में हम बेसिकली उसी कंट्रोल को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर रूट अकाउंट की बात हुई है तो जो है वो रूट अकाउंट बेसिकली क्या है, वो क्या हैंडल कर रहा है, या फिर अगर कोई पासवर्ड आपने चेंज करना है तो वो करना क्यों ज़रूरी है एंड ऑल दिस। सो जो चेक कंटेंट है वो कंट्रोल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल इज़ टू इंश्योर दैट। अच्छा अब जो पूरा लाइफ साइकिल है कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेप्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसका मेन मोटिव या उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पज़ क्या है। ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है दैट इज़ कंडक्टेड एडिक्वेटली, के लाइक मुनासिब तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, या फिर जो पूरा सीक्वेंस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई है रिटर्न या नहीं की गई। उसके अलावा ये हमने देखना होता है कि देयर इज़ अ कम्प्लीशन डेट टू सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, के जितने भी आपके सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कोई ना कोई कम्प्लीशन डेट है या नहीं। और लास्ट आपके पास ऑप्शन है दैट ऑल द सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड स्टेप्स। सो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का लाइफ साइकिल होता है उसका मेन मोटिव या उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं या जितनी भी सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें से हर कोई जो है वो अलग अलग सीक्वेंस या अलग अलग स्टेप फॉलो ना कर रही हो, बल्कि उन सब का एक यूनिफाइड और सिंगल वर्जन हो, कि हमें पता हो कि हाँ ये फॉर एग्जांपल 8 स्टेप मेथोडोलॉजी है, ये जितने स्टेप्स की भी तो जो भी एक्टिविटी आएगी सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने उसको इन्हीं सारे स्टेप से जो है वो गुजारना है, ठीक है। अच्छा फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन द सिक्योरिटी जर्नी शुड स्टार्ट विद। अच्छा अब अगर हमने किसी भी इंटरप्राइज़ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में सिक्योरिटी को, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट कमिटमेंट है या जिसे टर्न एट द टॉप कहते हैं वो जो है वो पहले इस चीज़ को लेके सीरियस हो, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट या टर्न एट द टॉप में हायर अथॉरिटीज़ बेसिकली आ जाती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंटरप्राइज़ में जब तक उनका जो सीनियर स्टाफ है अगर वही सीरियस नहीं होगा उसको लेके, तो डेफिनेटली जो जूनियर स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इसको जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट कमिटमेंट। अच्छा नेक्स्ट है अ पॉलिसी इज़, अब पॉलिसी स्टैंडर्ड और प्रोसीजर, इसी तरह एसओपी गाइडलाइन, ये कुछ टर्म्स हैं, इनमें डिफरेंस आपने एक तो अच्छे तरीके से देख लेना है सब्जेक्टिव की स्लाइड्स में जाके, ठीक है। अच्छा उसके अलावा पॉलिसी बेसिकली मैंडेटरी होती है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिंगल यूनिफाइड पॉलिसी ही होती है, ये नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग से पॉलिसी हो। उसके अलावा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक फ़ीचर ये है कि इट इज़ साइंड ऑफ बाय सीनियर मैनेजमेंट। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं मैंडेटरी एंड लिमिटेड इन स्कोप टू अ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है वो पॉलिसी नहीं होती, बल्कि ये इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कवर कर रही होती है। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी बट अ गाइडलाइन ओनली, तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी तो मैंडेटरी होती है। उसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ साइंड ऑफ बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी है उसको सीनियर मैनेजमेंट जो है वो वेरीफाई और अप्रूव करती है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो नहीं करता, ठीक है। अच्छा 11th MCQ है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिडंडेंट साइट मॉडल्स इन एंटरप्राइज नेटवर्क। तो रिडंडेंट साइट मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, हॉट साइट, कोल्ड साइट और वार्म साइट। और इसमें जो बाकी साइट्स हैं लाइक बाकी ऑप्शन हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डीआर साइट, हाईली अवेलेबल, फॉल्ट टॉलरेंट एंड डीआर साइट बोथ ए एंड बी, ये इनकरेक्ट हैं। 3 टाइप्स जो हैं हॉट साइट, कोल्ड साइट और वार्म साइट, इनको जो है कहते हैं कि ये रिडंडेंट साइट मॉडल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हॉट साइट जो होती है वो एग्जैक्टली लाइक मिरर होती है प्राइमरी साइट का, ठीक है, प्राइमरी डेटा साइट जो होती है आपके पास। उसके अलावा जो कोल्ड साइट होती है वो सबसे ज़्यादा चीप होती है, और उसमें लाइक इस तरह से होता है कि जब कोई डिज़ास्टर हो गया तो फिर प्राइमरी साइट से फिर जाके इक्विपमेंट्स को हम वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं और फिर वहाँ पे काम कैरी आउट होता है। और वार्म साइट जो है वो थोड़ा सा हाइब्रिड कह लें कि हॉट साइट और कोल्ड साइट का है, कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी हैं, एक ट्रेड ऑफ सा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आरटीओ इन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो आरटीओ जो है लाइक रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, उसका ये मतलब होता है लाइक आपके पास किसी भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव दैट इज़ आरटीओ ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना मैक्सिमम डाउन टाइम हैंडल कर सकती है, कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने टाइम तक जो है वो ऑफ रह सकती है, अनअवेलेबल रह सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स
requirements and controls are both separate security programs, are both separate security projects, may form essential elements of security program, या none of the given. तो देखें 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, और इस तरह ISMS रिक्वायरमेंट्स और टेक्निक कंट्रोल्स जो हैं ये ऐसे टेक्निक्स हैं. तो दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि ये अलग अलग सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, या ये नहीं कह सकते कि ये अलग अलग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों मिल के जो है वो किसी भी सिक्योरिटी प्रोग्राम के अहम और मेजर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो हैं वो बन सकते हैं. वेल नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन IT सिक्योरिटी फंक्शन. तो ये स्टार्ट वाले टॉपिक्स में आपको फर्स्ट 10 टॉपिक्स की स्लाइड्स में मिल जाएगा कि IT सिक्योरिटी का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है. तो वहाँ पे आपने ये डिफरेंस थोड़ा सा शॉर्ट के लिए देख लेना है. कुछ IT सिक्योरिटी के फंक्शंस होंगे और कुछ लाइक आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंक्शंस होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे IT सिक्योरिटी फंक्शंस जो हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है, सिस्टम सिक्योरिटी भी है और मोबाइल सिक्योरिटी भी, लेकिन जो गवर्नेंस है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऐसा फंक्शन है, IT सिक्योरिटी का नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो 2 MCQs हैं इनमें माइनर सा डिफरेंस है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो है वो माइंड में रखना है. अगर तो वो आपसे पूछे कि 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइक आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाना है तो उसके 3 मेन पिलर्स हैं, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. राइट, लेकिन अगर वो पूछे कि इम्प्लीमेंट कौन कर रहा होता है उन 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, तो वो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी हैं. ठीक है, तो जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायड बना होता है पीपल, जिसके एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं, एक तरफ प्रोसेसेस हैं और एक तरफ टेक्नोलॉजी. तो वो बेसिकली सारे मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को. ठीक है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बताते खुद 3 पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, देन इंटेग्रिटी, उसके बाद अवेलेबिलिटी. और कॉन्फिडेंशियलिटी में होता है कि आपने डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको अनऑथराइज्ड यूज़र्स से बचाना है. ठीक है, इंटेग्रिटी में क्या होता है कि उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, और अवेलेबिलिटी में है कि जिस टाइम पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऑथराइज्ड यूज़र्स को वो डेटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उस वक्त वो उनको अवेलेबल भी हो. तो ये 2 MCQs आपने शॉर्ट के लिए भी देख लेने हैं और वैसे भी. अच्छा, नेक्स्ट है कीपिंग इन्फॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज़ कॉइंड एज. अच्छा, ये जैसे मैंने आपको ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की ऐसे डेफिनेशंस बताई हैं. तो अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि दिस इज़ इंटेग्रिटी. राइट, लाइक आपने अपने सिस्टम की, अपनी इन्फॉर्मेशन की जो है वो इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक जो हुआ था फेब 2016 में, उसमें कितने जो है वो कितनी फेक फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट्स जो हैं वो लोगों को रिसीव हुई थी. तो वो है 3 डज़न. तो ये थोड़े फैक्ट्स एंड डिजिट्स हैं जिनको आपने जो है वो याद कर लेना है. अच्छा, नेक्स्ट है कि कितनी अमाउंट जो है वो इस बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक में जो है वो स्टील की गई थी. तो $81 मिलियन जो हैं, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, $81 मिलियन. अच्छा, अब ये जो PwC की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम रिपोर्ट है 2016 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें किसको जो है वो कंसिडर किया गया या काउंट किया गया किसमें टॉप 3 मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स, लाइक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं उसमें टॉप 3 में किसको काउंट किया गया? साइबर क्राइम को. लाइक साइबर सिक्योरिटी ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी में ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन है या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल है आपकी इंफॉर्मेशन, उसको कैसे जो है वो आपने प्रिवेंट करना है अनऑथराइज्ड यूज़र्स और हैकर्स से. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम कहें कि अगर फॉर एग्जांपल हैकर है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहा है तो वो साइबर क्राइम का एक पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है CISO. अगेन आपके पास एब्रीविएशंस हैं 1-2. CISO जो है वो चीफ़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और इसी तरह PCSA जो है वो पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन है. अच्छा, अब उसके अलावा ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक इंटरनेशनल रैंकिंग की ये देखने के लिए कि पाकिस्तान ऐसे कह लेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से किस जगह पे स्टैंड करता है. डिफरेंट कंट्रीज़ की थी वो, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सबसे बॉटम लेवल पे, सबसे नीचे जो है वो उसकी रैंकिंग है, और इंडिया जो है वो फर्स्ट पे है. ये भी आपने MCQ के लिए देख लेना है. अच्छा, हु आर द प्लेयर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लेयर्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कंसिस्टेंट रखने में, ऐसे जिसको मेंटेन करने में मेन रोल प्ले करते हैं. ठीक है, मेजर रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वेंडर्स एंड सप्लायर्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो ये सभी बेसिकली लाइक हेल्पिंग
हेल्पिंग हैंड जो है वो लैंड कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, और ये सब जो हैं दे आर द मेन प्लेयर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन है, और ये तीनों हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एब्रीविएशन है CIRT, स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। के कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच या कोई डेटा है क्या सिक्योरिटी ब्रीच इस तरह का हो जाता है जिसे हम इंसिडेंट्स में, हादसे में समझ लें कि काउंट करें, तो लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म उस इंसिडेंट को कितनी जल्दी, कितना क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, तो उसके लिए जो टीम बनाई जाती है वो है कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो इन सब में जो है वो, जैसे अब हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि प्लेयर्स कौन कौन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, तो उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन भी एक प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे ISACA, आइसाका, ओवास्प, क्लाउड सिक्योरिटी अलाइंस, ये सब जो हैं ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस की एग्जांपल्स हैं, लेकिन एपसर्ट जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस पब्लिश करती है, ठीक है। तो एपसर्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज़ द राइट ऑप्शन, और इसकी जो 4 लेयर्स हैं, या मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी अच्छे से कर लेना है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग होता है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होता है, फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड देन सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो इसको जो है वो आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी अच्छे से कर लेना है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ मैंने 1-2 MCQs बनाए हैं, बाकी भी उनसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड लेयर का उन्होंने पूछा है, इसी तरह फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम, लाइक व्हाट इज़ MSB। MSB बेसिकली क्या होता है, मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। तो पहली बात तो ये कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम में ऐसे एब्रीविएशन में कंफ्यूज नहीं होना। मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन का ये मतलब होता है कि लाइक जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन ये होती है कि हम जो कहते हैं कि अच्छा कोई काम करने के लिए ये चीज़ें तो होनी ही ज़रूरी हैं, लाइक ये तो प्री रिक्विजिट्स हैं, इनका होना तो बनता ही है कि ये हर हाल में होंगी। तो मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन भी यही है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, किसी सिक्योरिटी ओवरले को जब हम लाइक हार्डन कर रहे होते हैं या उसको मज़ीद सिक्योर बना रहे होते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर में जिन जिन चीज़ों को सिक्योर करना ज़रूरी है कि उनको तो बिल्कुल इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, उन सबको हम MSB में कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेसेस एंड क्वालिस आर द इंटरनल टूल्स यूज्ड फॉर। अब ये जो इंटरनल टूल्स हैं नेसेस और क्वालिस, ये लाइक किस में यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग में, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, विच इज़ बेसिकली द सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, राइट। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोर गवर्नेंस एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट या फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज़। तो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ जो है वो बजाते खुद एक अलग से एक एक्टिविटी है, वो कोर गवर्नेंस एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस मींस। तो सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस का मतलब होता है कि जो सबसे फर्स्ट या सबसे बेसिक या सबसे फंडामेंटल लेवल पे जो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस, ठीक है। जो बाकी ऑप्शन हैं, सिक्योरिटी इन एन एंटरप्राइज, सिक्योरिटी विच डज नॉट मैटर, ये राइट ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस इज़ एसोसिएटेड विद। अच्छा, अब अगेन ये इंपॉर्टेंट MCQ है, और गवर्नेंस जो है वो किसकी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड की और सीनियर मैनेजमेंट की, ठीक है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। और यहाँ पे आपने एक और MCQ याद रख लेना है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको कैरी आउट करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपसे गवर्नेंस की का पूछ ले कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो ये बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड्स लीडिंग एंड मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो ISO 2700 एंड 1 और फिर यहाँ पे कॉलन एंड देन 2013। तो आपने एक तो इस टर्म में, इस डिजिट में आपने कंफ्यूज नहीं होना और 2013 को भूलना नहीं है। और ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो सिक्योरिटी गवर्नेंसेस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस कह लें कि प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम इसकी लाइक कंटेंट्स की बात करें कि ये जो स्टैंडर्ड है ISO का, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें देखें कि ये एक ही MCQ में मैंने लाइक 2 MCQs कह लें कि कवर किए हैं।
पहली बात तो ये कि ये जो स्टेटमेंट है ऊपर, ये बजाते खुद भी एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें क्या होता है कि 10 शॉर्ट क्लॉजेज होते हैं और एक लंबा सा लॉन्ग एनेक्स होता है, लाइक डिटेल्स होती हैं उसकी, ठीक है। उसके अलावा एक तो ये एमसीक्यू बन गया। उसके अलावा दूसरा ये है कि ये जो 10 शॉर्ट क्लॉजेज और एक लॉन्ग एनेक्स है, उसमें स्पेसिफिकली क्या है कि 114 कंट्रोल्स होते हैं और वो कुल मिला के लाइक टोटल जो है वो आपके पास 14 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज़ हैं, अगेन फैक्ट्स एंड डिजिट्स हैं जिनको आपने जो है वो याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैंडेटरी। ये हम ऊपर भी देखे हैं कि पॉलिसी जो है वो मैंडेटरी होती है और ये सीनियर लाइक जो मैनेजमेंट है वो इसको साइन ऑफ करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यार्ड स्टिक टू हेल्प अचीव द पॉलिसी गोल्स, के जो ऊपर पॉलिसी हमने कहा कि मैंडेटरी है, तो उस मैंडेटरी पॉलिसी को अचीव करने के लिए कौन जो है वो मेजरमेंट के तौर पे काम करता है। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि मतलब क्या क्या मेजरमेंट्स होंगी या किस किस स्केल के अकॉर्डिंग हमने कोई भी पॉलिसी जो है वो अचीव करनी है, हमने क्या स्टैंडर्ड रखना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 45% मार्क्स जो हैं वो पासिंग है कोई भी कह लें कि टेस्ट क्लियर करने के लिए, तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड 45 है। अब हम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि वो उससे कम ले रहे हैं या ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग प्रिवेंशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आप उनकी स्लाइड्स में आपने देखना है कि जहाँ पे पॉलिसी गाइडलाइन एसओपीज़ और स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी ना, उसी टॉपिक की लास्ट स्लाइड है। और इसको फिर भी आपने मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्लाइड से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो वो भी आपने पूरी देख लेनी है। तो उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जैसे सोशल इंजीनियरिंग प्रिवेंशन पे अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल है गाइडलाइन की। गाइडलाइन होता है कह लें कि एक प्रोसीजर है कि लाइक एक प्रोसीजर या गाइडलाइन मिल जाती है और फिर वो सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। तो ऐसे चीज़ मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन बस गाइडलाइन है कि कोई काम आपने ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोग्राम। उसके अलावा प्रोजेक्ट ये होता है कि इसका पर्टिकुलर एक स्टार्ट होता है, एंड होता है और फिर जो है वो हमने उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होती है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई आपका गोल अचीव करने में हेल्प आउट नहीं कर रहे होते तो वो प्रोग्राम कर रहा होता है। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि सारी एक्टिविटीज़ जो सिक्योरिटी को मीट करने के लिए, सिक्योरिटी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपने सिक्योरिटी प्रोग्राम और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट है इन सी आई एस अगेन एक और एमसीक्यू बन गया। CIS आपके पास आपने याद रख लेना है, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। उसके अलावा इसमें जो कैटेगरीज़ हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बेंचमार्क्स किस चीज़ के लिए हैं? मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल्स कह लें या सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस, सबसे ज़्यादा गाइडलाइन, सबसे ज़्यादा बेंचमार्क्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हैं, ठीक है। और कितने हैं टोटल? 36। इसी तरह अगर मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स और हर किसी की बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी आगे प्रोवाइडेड हैं, लेकिन ऐसे आपको इतना क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम और टोटल ये सारे कुछ आपने देख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मिनिमम नंबर जो है वो आपके पास मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस है और सिर्फ इसके लिए एक ही बेंचमार्क अवेलेबल है। और अगर टोटल या ग्रैंड टोटल की बात करें कि टोटल कितने CIS बेंचमार्क्स हैं, तो वो हैं 107, ठीक है। उसके बाद अगेन एक और इम्पॉर्टेंट MCQ है कि कोई भी CIS बेंचमार्क जो होता है उसके कंट्रोल कंटेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, डेफिनेटली दिस इज़ द राइट ऑप्शन, और यह है प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड रेफरेंसेस। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ एक आधा कम ज़्यादा होगा या कुछ रिप्लेस हुआ होगा। वेल फॉर द टाइमिंग आप यहाँ पे ये देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा कि प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3 या डिज़ास्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लेवल 1, लेवल 2 हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको सवेरिटी बता रही होती है कि कोई भी बेंचमार्क है वो ऐसे कितना सवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि पूरा उसको डिस्क्राइब करते हैं कि लाइक अगर आपने वैल्यू डिफ़ॉल्ट पे लाइक 0 पे सेट करनी है तो उसका क्या होगा, या फिर हमारा पासवर्ड क्यों चेंज करना ज़रूरी है, क्या मैक्सिमम एज होगी किसी भी पासवर्ड सेट करने की, दिस एंड दैट। नेक्स्ट आ जाता है रैशनल में हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमने अगर ये ऑप्शन चेंज करनी है, फाइंडिंग है हमारी, तो वो क्यों चेंज करनी है या चेंज करना क्यों ज़रूरी है। फिर ऑडिट में हम एग्जैक्टली स्टेप्स बता रहे होते हैं।
इसी तरह रेमिडिएशन में हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर हम खुद से चेंज ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू जो है वो सिस्टम उसकी कंसिडर करेगा। एंड देन रेफरेंसेस या जिसको हम CCI भी कहते हैं, उसमें जो है वो एग्जैक्ट हम कोट कर रहे होते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। फिर CIS बेंचमार्क है आपके पास सेशन टाइम आउट का, और उसमें हम कहते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट टाइम आउट वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है कि जो कंसोल का सेशन है, लाइक जो आउटपुट स्क्रीन का सेशन है, वो कभी भी टाइम आउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कंसोल सेशन या जो आउटपुट स्क्रीन है कह लें, उसका टाइम आउट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि समझ लें कि अगर मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे और कोई काम पड़ जाता है और मैं अपना लाइक स्क्रीन जो है वो अनलॉक करके लैपटॉप की अगर इंसान चला जाए, और फिर क्या होगा कि अगर कंसोल सेशन आपका टाइम आउट नहीं करेगा तो कोई भी सेकंड पर्सन जो है वो आपकी डिवाइस आके यूज़ कर सकता है, आपका सिस्टम आके यूज़ कर सकता है। तो इस तरह सिस्टम जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल बन जाता है, सिक्योर नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि डिफ़ॉल्ट टाइम आउट की वैल्यू 0 से हटा के हम कुछ और करें ताकि कंसोल सेशन जो है वो टाइम आउट कर जाए थोड़ी देर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू CIS डैश इंटेंडेड फॉर इन्वायरमेंट्स और यूज़ केसेस वेयर सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट। अच्छा, अब CIS में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है वो दो लेवल्स होते हैं सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के, या जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी के, वो है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता है, लाइक अच्छा, इसका राइट ऑप्शन लेवल 2 था। लेवल 1 क्या होता है कि ये मतलब मोस्ट रिकमेंडेड लेवल होता है लेवल 1, और नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होती है, नॉर्मल इसकी सिवियरिटी होती है। लेकिन जो लेवल 2 होता है वो तब चाहिए होता है ऐसे इन्वायरमेंट्स में, ऐसे यूज़ केसेस में, ऐसी केस स्टडीज़ में जहाँ पे सिक्योरिटी पैरामाउंट होती है, लाइक बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड, बहुत ज़्यादा स्वेयर, और हमें क्रिटिकल लेवल पे चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करना। तो हम वो कहते हैं कि लेवल 2 है, लाइक ज़्यादा स्वेयर है। लेकिन अगर लेवल 1 की बात की जाए तो ये रिकमेंडेड लेवल है। अच्छा, फिर एक CIS बेंचमार्क है फॉर इंश्योरिंग द मैक्सिमम पासवर्ड एज, ठीक है। कोई भी पासवर्ड अगर हमने सेट किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने LMS का किया है, तो कितने टाइमलाइन के बाद, कितने डेज़ के बाद मैक्सिमम आपको वो चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें जो वैल्यूज़ हम सेट करते हैं पासवर्ड की या कि पासवर्ड की एज की, वो 0 to 999 डेज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने 0 और 1 में एक तो कन्फ्यूज़ नहीं करना, और उसके अलावा 990 और 999 में कन्फ्यूज़ नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट है इन CIS बेंचमार्क फॉर इंश्योरिंग मैक्सिमम पासवर्ड एज। अगर हम उसकी वैल्यू 0 पे सेट कर देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि पासवर्ड जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो डीजर स्ट्रिक्स हैं उनमें एक होता है क्लासिफाइड वेरिएंट और एक होता है अनक्लासिफाइड वेरिएंट। क्लासिफाइड वेरिएंट ज़्यादा जो इंटरप्राइजेज़ होती हैं जिनमें हाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन रखनी होती है, या कोई मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं जिन्होंने ऐसे स्पेसिफिक जो है वो डिज़ास्टिक्स यूज़ करनी होती हैं, तो वो क्लासिफाइड वेरिएंट परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनक्लासिफाइड वेरिएंट जो हर एंड यूज़र के लिए अवेलेबल होता है, उसमें टोटल कितनी स्टिक्स आपके पास अवेलेबल हैं? 425। और इसी तरह से आपने इस स्टिक का, डिज़ास्टिक का जो है वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स, सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स, या ऐसे आपने एब्रीविएशन जो है वो भी याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डिज़ास्टिक्स में जैसे प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी या सिवियरिटी मैंने आपको कहा था, तो CIS में तो लेवल 1 और लेवल 2 थी ना, यहाँ पे आपके पास है कैट 1, 2 एंड 3। इसमें कैट 1 जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्वेयर है, और इस वजह से क्या होता है कि फ़ौरन से आपके डेटा को कह लें कि सिक्योरिटी लाइक फ़ौरन से चेंज हो जाता है, पोटेंशियल डैमेज आपके डेटा को हो सकता है कि इतनी स्वेयर कोई आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, लाइक उसको चेंज करना इतना ज़रूरी हो। कैट 2 होता है थोड़ा सा मॉडरेट, के विच हैज़ द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन लॉस, के उसके पास सलाहियत तो होती है, उसके पास कैपेसिटी तो होती है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी में चेंजेस ला सकता है, लेकिन ऐसे इतना सवेयर नहीं है। और कैट 3 जो है वो लाइक सबसे ज़्यादा कम सवेयर है, जैसे CIS में लेवल 1 सबसे ज़्यादा कम सवेयर है, ठीक है। फिर अगेन जो चेकलिस्ट स्क्रीन्स होती हैं डिज़ास्टिक में, उसके 4 स्टेटसेस होते हैं, और इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, नॉट रिव्यूड, ओपन, नॉट अ फाइंडिंग, नॉट एप्लीकेबल या नॉट रिकमेंडेड। सो द राइट ऑप्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये स्टेटस जो है वो चेकलिस्ट स्क्रीन का डिज़ास्टिक में पार्ट नहीं होता। और इन सब का अलग अलग से क्या मतलब है ये मैंने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो देन यू कैन क्विट दिस वीडियो फॉर द टाइमिंग, और वहाँ से जाके पहले देख लें इन केस यू नीड टू। वेल, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 50। आपके पास है द अकाउंट लॉकआउट फीचर व्हेन एनेबल्ड प्रिवेंट्स डैश अटैक्स ऑन द सिस्टम, कि हम अपने सिस्टम में अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप जो है वो आपने थोड़ी देर के लिए यूज़ नहीं किया
और हमने ये सेटिंग इनेबल की हो कि भाई 30 फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट्स के बाद वो अकाउंट खुद से लॉक कर जाए, तो अगर हमने इस फीचर को इनेबल किया हो तो इससे क्या बच जाता है, आपके सिस्टम पे कौन से अटैक्स बच जाते हैं, ब्रूट फोर्स पासवर्ड अटैक्स। जो बाकी ऑप्शन हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस, वायरस, मैलिशियस इंट्रूडर, दीज आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। ब्रूट फोर्स पासवर्ड ये होता है कि लाइक कोई भी थर्ड पर्सन आया, कोई सेकंड पर्सन आया और वो ज़बरदस्ती से कोई कोई अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड जो है वो ज़बरदस्ती लगाई जा रहा है, तो ब्रूट फोर्स पासवर्ड उसको कहते हैं। और अगर आपने अपने सिस्टम में अकाउंट लॉकआउट फीचर को इनेबल किया है तो आपका सिस्टम जो है वो अगेन ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है द नेटवर्क डिवाइसेस मस्ट टाइम आउट एक्सेस टू द कंसोल पोर्ट एट 10 मिनट्स और लेस ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये एक पूरा बेंचमार्क है CIS का, और इसकी सिवियरिटी आपके पास क्या है, कैट 2, मतलब CIS का या डीज़ा का, दिस डज़ नॉट मैटर इन दिस पर्टिकुलर MCQ। आपने बस यहाँ पे ये याद रखना है कि इसकी सिवियरिटी क्या है, कैट 2 है। तो इस तरह से ये जितनी भी केस स्टडीज़ हैं आपके सब्जेक्ट में, आपने बस उनमें ये देख लेना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है, और अगर इनेबल कर देंगे तो क्या मतलब है, डिसेबल कर देंगे क्या मतलब है, और उसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी देख लेनी है कि लाइक उसकी क्या सिवियरिटी है, ठीक है। तो ये बेसिक है, लेकिन अगर सारा कुछ प्रिपेयर करना है तो वेल एंड गुड। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डीज़ा यूजेस। अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन टूल्स हैं जो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डीज़ा और CIS यूज़ करते हैं। तो CIS जो है वो कैट यूज़ करता है, और ये बेसिकली कमर्शियल टूल है, और इसी तरह से जो स्कैप है डीज़ा यूज़ करती है, ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन वेल सूटेड है। तो CIS, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है और मीडियम साइज्ड है तो आपने सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स को यूज़ करना है। अगर वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है देन मेक श्योर करें कि आप डीज़ा स्टिक्स को यूज़ करें। फिर नेक्स्ट अगेन सिवियरिटी का एक क्वेश्चन है कि ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल्ड फॉर ऑल द ड्राइव्स। इस बेंचमार्क की जो सिवियरिटी है वो क्या है, कैट 2। फिर नेक्स्ट आ जाता है शेल्स विद डैश परमिशंस गिव द एबिलिटी टू मैलिशियसली मॉडिफाई द शेल टू ऑब्टेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो जिन शेल्स की, जिन कह लें लेयर्स की परमिशंस वर्ल्ड परमिशंस होती हैं या ग्रुप राइट परमिशंस होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेसेस जो हैं वो इजीली हो जाती हैं। ग्रुप राइट का देखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसका यही मतलब है कि ओवरऑल ग्रुप में कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन जो है वो राइट कर सकता है, लाइक चेंज कर सकता है आपके ग्रुप की परमिशंस को। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ वर्ल्ड ग्रुप राइट परमिशंस। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर ओरेकल नेट लिसनर जो है उसकी बात करें तो वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए किसको परमिसिव करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट द राइट ऑप्शंस ओवर हियर। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसी सिस्टम की अपनी जो लोकल या वन प्लेस पे सिंगल साइट पे जो लोकेटेड होती है एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ उसको परमिशन मिलती है फ्रॉम ओरेकल नेट लिसनर बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि सिंटेक्स नीडेड टू एग्जीक्यूट रीनेम द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे ये एक गाइड वो कह लें बेंचमार्क है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसका अकाउंट नेम हमने चेंज करना होता है। तो अगर हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या SA का जो रीनेम करना है उसके लिए क्या ऐसा सिंटेक्स यूज़ होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ऑल्टर लॉगिन, SA का मतलब है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, विद नेम, विद अकाउंट, या चेंज लॉगिन, या रीनेम लॉगिन। तो यहाँ पे ऑल्टर लॉगिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विद नेम, और फिर डिफरेंट यूज़र जो है ना यहाँ पे वो नेम आपने इंसर्ट करना है जो आपने SA को हटा के अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट का रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रोल्स हैं अगर हम उनको ट्रू पे सेट करें या फॉल्स पे तो क्या होगा कि जो मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्रुप्स हैं वो ओरेकल को कंट्रोल कर सकेंगे। और ओरेकल बेसिकली एक डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बेसिकली कि अगर हम ये जो रिमोट OS रोल्स, ये जो कमांड या की है आपके पास, अगर इसकी वैल्यू हम ट्रू सेट कर देते हैं तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको ये एक्सेस मिल जाती है, परमिशन ग्रांट हो जाती है, प्रिविलेज मिल जाती है कि वो ओरेकल रोल्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है McAfee, जो है वो आपके पास वेब डिफेंडर है, PC ऑप्टिमाइज़र है, या एंटरप्राइज़ वायरस स्कैन है। तो ये बेसिकली एंटरप्राइज़ वायरस स्कैन है। इसी तरह आपको फर्स्ट से 60 मॉड्यूल्स में एक स्लाइड मिलेगी टेबल की फॉर्म में, और उसमें मतलब टेबल बना हुआ है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स के, ठीक है। तो इसमें McAfee और इस तरह नेसेस, क्वालिस और ये सारा कुछ है। तो मेक श्योर करें कि उसको भी एक बार आपने अच्छे से देख लेना है, उसमें से काफ़ी MCQs बन सकते हैं। वेल नेक्स्ट आ जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द बेंचमार्क कन्फिगर डू नॉट अलाउ यूजर्स टू इनेबल और डिसेबल एड-ऑन्स। अच्छा, एड-ऑन्स होते हैं जैसे कह लेंगे लाइक जैसे हम कोई एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं अपने सिस्टम में,
अपने सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ अचीव करने के लिए। तो अगर हम खुद से वैल्यू सेट ना करें तो सिस्टम्स में जो है वो एड ऑन्स यूज़र ऐड कर सकता है या नहीं, उसकी वैल्यू डिसेबल्ड होती है। तो फिर हम अगर इनेबल करते हैं तो फिर यूज़र जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ कर सकता है और ऐड कर सकता है एड ऑन्स को, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अगेन आपके पास एब्रीविएशन आ गया आईडीएन। आईडीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डैश इज़ द बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक यूज टू डिटर्मिन विच ऑफ अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस मैप टू लाइव होस्ट। तो ये जो स्कैनिंग टेक्निक है बेसिकली आपके सिस्टम को मज़ीद सिक्योर और वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है पिंग स्वीप, और इसको आईसीएमपी स्वीप भी कहते हैं। बाकी जो है पोर्ट स्निफिंग, मैक एड्रेस स्पूफिंग या डीएनएस इन्यूमरेशन, दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, 63rd आपके पास एमसीक्यू है, द डैश इज़ द मोस्ट प्रिविलेज्ड यूज़र इन एन अमेज़ॉन वेब सर्विसेज अकाउंट। तो किसी एडब्ल्यूएस अकाउंट में आपके पास जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड यूज़र होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ग्रांट्स, सबसे ज़्यादा परमिशंस होती हैं, वो होता है रूट अकाउंट, ठीक है। मास्टर अकाउंट, एडमिन अकाउंट, लोकल अकाउंट ये नहीं होते। रूट अकाउंट इज़ द राइट ऑप्शन हियर। फिर नेक्स्ट आ जाता है सैम। स्टैंड्स फॉर सैम जो है वो सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल है। और बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, जैसे हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग पढ़ी, आईटी एसेट्स और पूरे सिस्टम सिक्योरिटी ओवरले को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो अगर हम स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एसेट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए जो मॉडल यूज़ होता है वो सैम है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। और ओवरऑल ये भी वही 8 स्टेप्स जो हैं वो यूज़ कर रहा होता है। मतलब वो क्योंकि ओवरऑल है वो वर्ल्ड वाइड के उन्हीं 8 स्टेप से ही गुजर के सॉफ्टवेयर एसेट्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर गवर्नेंस बिजनेस प्रिंसिपल। तो ओवरऑल 4 बिजनेस प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें से एक गवर्नेंस है, इसी तरह एक कंस्ट्रक्शन है। तो उनमें से बेसिकली 2 हमने मिड टर्म्स के सिलेबस में कवर करने हैं और 2 फाइनल टर्म्स में। वेल गवर्नेंस में आपके पास स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स आ जाता है, एजुकेशन एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। सो थ्रेट असेसमेंट जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे आ जाते हैं। तो अगेन आपने ये वाली स्लाइड देख लेनी है, इसमें से और भी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट बन सकते हैं। वेल पैचेस को हम फिक्सेस भी कहते हैं, अपडेट्स या अमेंडमेंट्स नहीं कहते, फिक्सेस या पैचेस। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो सेकंड फेज़ है, सेकंड लेयर है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की, उसमें हम यूज़ करते हैं। और पैचेस बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं और ये वेंडर्स ही सप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई अपडेटेड कुछ कोई एरर फॉर एग्जांपल कह लें कि पता चला वेंडर को जिसने वो सॉफ्टवेयर सप्लाई किया था, और उसको पता चला कि अच्छा मैंने जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो सप्लाई किया सबको, उसमें ये एरर आ रहा है, तो वो उतने से एरर का एक पैच उसके सोल्यूशन के लिए बना के उस सिस्टम में इंजेक्ट कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये पैचेस हैं, इस पूरे सिस्टम को पैचिंग या फिक्सिंग कहते हैं। और ये जो सोल्यूशन होते हैं छोटे छोटे, उनको हम पैचेस या फिक्सेस कहते हैं। वेल नेक्स्ट आ जाते हैं देयर आर डैश प्री रेक्विजिट्स फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो प्री रेक्विजिट सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए 5 हैं, और वो कौन कौन से हैं वो आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए अगर करना है तो स्लाइड्स से जाके कर लें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव फॉर योर पेपर। नेक्स्ट आ जाता है द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल्स। कि किसी भी डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट, किसी डिज़ास्टर, किसी मिसहैप के बाद हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सलाहियत है, क्या कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा से अपने बिज़नेस फंक्शंस जो है वो रूटीन में परफॉर्म कर सके, उसको हम कहते हैं बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी। और इसके लिए जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उसको बीसी प्लान कहते हैं। नेक्स्ट ये रिपीट हो गया, ये रिडंडेंट साइट मॉडल्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं, तो हॉट साइट, कोल्ड साइट और वार्म साइट। और इस तरह इसका एक और एमसीक्यू बनता है कि इनमें से कौन सी रिडंडेंट साइट मॉडल की टाइप नहीं है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स थंडर साइट या इस तरह की कोई आपको नज़र आ जाएगी, तो वो ऑप्शन नहीं होगी राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउन टाइम दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल। तो यहाँ पे आ जाता है आरटीओ, और इसी तरह आरपीओ जो है पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, ये होता है आपके सिस्टम में कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी है बैकअप्स की, या फिर मैक्सिमम एज ऑफ फाइल्स के किसी डिज़ास्टर, किसी मिसहैप के बाद हम जो कहते हैं कि अब इतने से टाइम के बाद लाजमी ज़रूरी हो जाएगा फ़ाइल्स के लिए कि वो दोबारा से बैकअप हो, तो उसको हम आरपीओ कहते हैं, ठीक है। और वीएम जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं, और वर्चुअल मशीन भी, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सो दीज वर द 70 MCQs फॉर CS 205 मिड टर्म प्रिपरेशन। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई मैंने गलत मार्क किया हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट
And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.